नमस्कार, स्वागत है आपका डिफेंस डायनेमिक्स में। मैं हूं दानवीर सिंह, नई दिल्ली से। और आज स्वतंत्रता दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की डिफेंस स्ट्रेटेजी एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर में प्रवेश कर रही है। तत्काल चुनौती है आज क्रेडिबल मिलिट्री कैपेबिलिटी को बनाए रखना, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती ये सुनिश्चित करना है कि भारत कल टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे ना रह जाए। और इसी बदलाव का जायजा हम आज के इस एपिसोड में लेंगे। सबसे पहले बात, भारत 6th जनरेशन फाइटर रेस में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। नई दिल्ली ने फ्रेंच लेड फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS में शामिल होने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इससे भारत को उन टेक्नोलॉजीज तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है जो एमका एरा के बाद एयर वॉरफेयर की दिशा तय करेंगी। दूसरी बड़ी खबर, इंडियन एयरफोर्स अपने फाइटर फ्लीट के बेड़े को विस्तार करने की तैयारी कर रही है। 114 रफाल्स की संभावित खरीद पिछले कई दशकों में भारत की सबसे बड़ी फाइटर एक्विजिशन बन सकती है। तीसरी खबर, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के सफल यूजर ट्रायल के साथ भारत ने एक बार फिर अपने स्ट्रेटेजिक डेटरेंट की रिलायबिलिटी का प्रदर्शन किया है। और माई टेक में हम उभरते हुए सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान डिफेंस इक्वेशन पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि बदलता हुआ जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप भारत के लिए क्या मायने रखता है। दशकों तक एयर सुपीरियॉरिटी का मतलब था स्पीड, मनूवरेबिलिटी और वेपन्स। लेकिन अब यह समीकरण बदल रहा है। भविष्य के फाइटर एयरक्राफ्ट अब बड़े कॉम्बैट नेटवर्क का हिस्सा होंगे, जहां AI, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट, सैटेलाइट्स, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लॉन्ग रेंज वेपन्स आपस में जुड़े होंगे। भारत भी अब इस भविष्य का हिस्सा बनना चाहता है। नई दिल्ली ने फ्रेंच लेड फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम यानी FCAS में शामिल होने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। पारंपरिक मॉडल, एक पायलट, एक एयरक्राफ्ट और वेपन्स का एक सेट अब एक कहीं ज्यादा सोफिस्टिकेटेड सिस्टम में बदल रहा है। एक ऐसा नेटवर्क कॉम्बैट सिस्टम जिसमें फाइटर एयरक्राफ्ट सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। 6th जनरेशन बैटल स्पेस में शामिल होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस स्टेल्थ, सेंसर फ्यूजन, कॉम्बैट क्लाउड, लॉयल विंगमैन, अनमैन्ड टीमिंग, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और लंबी दूरी के प्रिसीजन हथियार। यही वो बैटलफील्ड है जिसमें भारत को 2030 और 2040 के दशक में ऑपरेट करना होगा। और यही FCAS रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत ने फ्रेंच लेड 6th जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम में शामिल होने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है। ये कदम ऐसे समय में आया है जब चीन अपनी 5th जनरेशन फाइटर फ्लीट का तेजी से विस्तार कर रहा है और नेक्स्ट जनरेशन एयर कॉम्बैट के लिए टेक्नोलॉजीज विकसित कर रहा है। संदेश साफ है, भारत अगली पीढ़ी की वॉरफेयर के आने का इंतजार नहीं करना चाहता, बल्कि उसके आने से पहले ही उसकी डेवलपमेंट शुरू कर देना चाहता है। भारत का इंडिजिनस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका उसकी 5th जनरेशन फाइटर एम्बिशन का सेंटर पीस बना रहेगा। लेकिन एमका इस सफर का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक एमका ऑपरेशनल मैच्योरिटी हासिल करेगा तब तक दुनिया की लीडिंग एयर फोर्सेस कॉम्बैट सिस्टम की एक नई जनरेशन की ओर बढ़ चुकी होंगी। यानी भारत को एमका से आगे भी सोचना होगा और अभी से ये तय करना होगा कि उसके बाद क्या आएगा। FCAS सिर्फ एक फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है, इसका कॉन्सेप्ट एक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर पर आधारित है, जिसे अनमैन्ड रिमोट कैरियर्स का सपोर्ट मिलेगा और ये भी एक डिजिटल कॉम्बैट क्लाउड के जरिए कनेक्टेड होंगे।
यानी फाइटर एक डिस्ट्रीब्यूटेड कॉम्बैट नेटवर्क का सेंटर बनेगा, एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट रिकॉनेसेंस करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट कैरी कर सकता है, तीसरा डिकॉय की भूमिका निभा सकता है, जबकि दूसरे अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स वेपन लेकर चल सकते हैं। ऐसे में मैन्ड फाइटर हवा में मौजूद पूरी कॉम्बैट टीम का कमांडर बन जाएगा। यहीं भारत की भागीदारी अहम हो जाती है। भारत को किसी 6th जनरेशन प्रोग्राम में सिर्फ एक फॉरेन एयरक्राफ्ट हासिल करने के लिए शामिल नहीं होना चाहिए। असल लक्ष्य होना चाहिए एडवांस टेक्नोलॉजी हासिल करना। फ्रांस एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत के सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक बनकर उभरा है। रफाल पार्टनरशिप ने दोनों देशों के बीच ट्रस्ट की मजबूत फाउंडेशन तैयार की है। इसके अलावा दोनों देश एरोस्पेस और प्रोपल्शन से लेकर सबमरीन, स्पेस और एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजीज तक कई क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं। FCAS इस पार्टनरशिप को एक नए स्तर तक ले जा सकता है, लेकिन एक बड़ा सवाल रहेगा, भारत को वास्तव में कितनी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन हासिल होगी। भारत के लिए FCAS की असली वैल्यू इस बात पर निर्भर करेगी कि उसे प्रोग्राम में किस तरह की इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल पार्टिसिपेशन मिलती है। भारतीय कंपनीज को डेवलपमेंट चेन का हिस्सा बनना होगा। इंडियन इंजीनियर्स को क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर काम करने का अवसर मिलना चाहिए। भारतीय हथियार और सेंसर्स को भी आगे चलकर प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट किया जाना चाहिए और भारतीय इंडस्ट्री के सिस्टम को इंडिपेंडेंटली मैन्युफैक्चर और अपग्रेड करने की क्षमता विकसित करनी होगी। इस प्रोग्राम का स्ट्रेटेजिक बैकड्रॉप भी उतना ही महत्वपूर्ण है। चाइना पहले से J-20 5th जनरेशन फाइटर ऑपरेट कर रहा है। उसका एविएशन इंडस्ट्री एडवांस्ड अनमैन्ड सिस्टम्स, स्टेल्थ प्लेटफॉर्म्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के सामने एक सीधा स्ट्रेटेजिक चॉइस है, टेक्नोलॉजी कर्व के साथ आगे बढ़ना या फिर उसके पीछे रह जाना। भविष्य की एयर वॉरफेयर का फैसला सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं होगा, यह तय होगा सॉफ्टवेयर, सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अनमैन्ड सिस्टम्स, वेपन्स, नेटवर्क्स और इन सभी को एक सिंगल कॉम्बैट आर्किटेक्चर में इंटीग्रेट करने की क्षमता से। भारत के लिए 6th जनरेशन रेस शुरू हो चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इसमें सिर्फ भाग लेगा या फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को शेप करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। भारत अक्सर मेजर टेक्नोलॉजी रेसेस में देर से शामिल हुआ है। एरोस्पेस सेक्टर का सबक साफ है, तकनीक में पीछे रहकर कैचअप करना आगे रहने से कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है। जहां भारत 6th जनरेशन एयर पावर की ओर देख रहा है, वहीं इंडियन एयरफोर्स के सामने एक इमीडिएट चैलेंज भी है, फाइटर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ। इंडियन एयरफोर्स को एजिंग एयरक्राफ्ट्स को रिप्लेस करने और टू फ्रंट सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बनाए रखने के लिए ज्यादा मॉडर्न फाइटर्स की जरूरत है। यहीं प्रपोज्ड 114 रफाल्स की एक्विजिशन अहम हो जाती है। फ्रांस ने इस प्रोग्राम के लिए अपना प्रपोजल दिया है, जिसमें भारत में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी शामिल है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि भारत को कितने रफाल्स मिलेंगे, बड़ा सवाल है एयरक्राफ्ट के साथ भारत को और क्या मिलेगा। भारत के पास फिलहाल फ्रांस से हासिल किए गए 36 रफाल फाइटर्स हैं। ये भारतीय वायुसेना की इन्वेंट्री में सबसे अहम हाई एंड प्लेटफॉर्म्स में शामिल हो चुके हैं। लेकिन भारत की फाइटर फ्लीट पर लगातार प्रेशर बना हुआ है। पुराने एयरक्राफ्ट रिटायर हो रहे हैं, इंडिजिनस प्रोग्राम्स को नंबर्स बढ़ाने में समय लगेगा और इंडियन एयरफोर्स को चैलेंजिंग जियोग्राफिकल एनवायरनमेंट में क्रेडिबल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बनाए रखनी है। इसी बैकड्रॉप में भारत 114 रफाल्स की खरीद पर विचार कर रहा है। इस प्रपोज्ड प्रोग्राम में एयरक्राफ्ट के बड़े हिस्से का
मैन्युफैक्चरिंग भारत में किया जा सकता है, यानी सिर्फ एक कन्वेंशनल ऑफ द शेल्फ परचेज नहीं होगा। और यही असली अपॉर्चुनिटी सामने आती है। अगर भारत में लार्ज स्केल रफाल प्रोडक्शन इकोसिस्टम तैयार होता है तो इससे इंडियन सप्लायर्स का एक ऐसा नेटवर्क बन सकता है जो एडवांस्ड एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स, कंपोनेंट्स, एवियोनिक्स और सिस्टम्स का प्रोडक्शन कर सके। इसके साथ ही भारत की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल कैपेबिलिटी का विस्तार हो सकता है। स्किल्ड मैन पावर तैयार हो सकती है और ऐसी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी विकसित हो सकती है जो आगे चलकर इंडिजिनस फाइटर्स को भी सपोर्ट कर सके। लेकिन यहां एक अहम अंतर समझना जरूरी है। असेंबली और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी एक जैसी नहीं है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए जेन्युइन टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन हो। भारत की फ्यूचर फाइटर फ्लीट इंपोर्टेड और इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स का मिक्स हो सकती है। रफाल इमीडिएट टर्म में हाई एंड कैपेबिलिटी दे सकता है, तेजस इंडिजिनस नंबर्स बढ़ा सकता है, एम का 5th जनरेशन स्टेल्थ कैपेबिलिटी देगा और भविष्य का 6th जनरेशन प्रोग्राम भारत को अगली टेक्नोलॉजी लीप दे सकता है। ये कॉम्बिनेशन इंडियन एयरफोर्स को वो काबिलियत दे सकती है जिसकी कमी दशकों से महसूस की गई है। एक लेयर्ड फाइटर फ्लीट जिसमें इमीडिएट कैपेबिलिटी के साथ लॉन्ग टर्म इंडिजिनस डेवलपमेंट भी हो, लेकिन नंबर्स भी बेहद महत्वपूर्ण है। मॉडर्न फाइटर्स महंगे और सोफिस्टिकेटेड होते हैं। इनके लिए ट्रेनिंग, एयरक्राफ्ट, स्पेयर पार्ट्स, वेपन्स, मेंटेनेंस, सिमुलेटर्स, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेन्ड मैन पावर का बड़ा इकोसिस्टम चाहिए। यानी एयर पावर की एक्चुअल कॉस्ट सिर्फ एयरक्राफ्ट की कीमत तक सीमित नहीं होती। भविष्य की इंडियन एयरफोर्स सिर्फ फाइटर स्क्वाड्रंस का कलेक्शन नहीं होगी, ये एक इंटीग्रेटेड और कॉम्बैट नेटवर्क होगी। रफाल इसका एक नोड होगा, एम का दूसरा और अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एक और अहम कंपोनेंट। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट बैटलफील्ड पिक्चर उपलब्ध कराएंगे, सैटेलाइट इंटेलिजेंस प्रोवाइड कराएगी और लॉन्ग रेंज वेपन्स इस फोर्स की रीच को और आगे बढ़ाएंगे। रफाल्स भले ही फ्रांसीसी फाइटर हो, लेकिन अगर भारत इस प्रोग्राम का स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल करता है तो इसके इर्द गिर्द विकसित होने वाली इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी धीरे धीरे ज्यादा इंडियन बन सकती है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ज्यादा फाइटर्स खरीदना नहीं हो सकता। लक्ष्य होना चाहिए उन्हें खुद डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सस्टेन करने की काबिलियत विकसित करना। 114 रफाल को खरीदने की योजना को 2 पैरामीटर्स पर परखा जाना चाहिए। पहला, यह इंडियन एयरफोर्स की कैपेबिलिटी को कितनी तेजी से मजबूत करता है और दूसरा, यह भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री को कितना मजबूत बनाएगा। एयर पावर कन्वेंशनल डिफरेंस देता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन के सबसे ऊंचे स्तर पर भारत की अल्टीमेट सिक्योरिटी इंश्योरेंस उसका न्यूक्लियर डेटरेंट है और इस डेटरेंट की क्रेडिबिलिटी, सर्वाइवेबिलिटी और रिलायबिलिटी भारत की स्ट्रेटेजिक मिसाइल फोर्स पर निर्भर करती है। 6 अगस्त को भारत ने अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल किया। यह टेस्ट सिर्फ मिसाइल के सफल लॉन्च तक सीमित नहीं था, बल्कि यह भारत की स्ट्रेटेजिक फोर्सेस की ऑपरेशनल रेडीनेस को दर्शाता है। छह अगस्त 2026 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल यूजर ट्रायल किया। यह ट्रायल स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड ने डीआरडीओ के सपोर्ट के साथ कंडक्ट किया। टेस्ट के दौरान मिसाइल के ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स को वैलिडेट किया गया, लेकिन स्ट्रेटेजिक डेटरेंस सिर्फ मिसाइल की रेंज पर निर्भर नहीं करता। एक क्रेडिबल डेटरेंट के लिए जरूरी है रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, सर्वाइवेबिलिटी, मोबिलिटी, सिक्योर कमांड एंड कंट्रोल और किसी भी हमले के बाद रिटेलिएट करने की क्षमता। अग्नि 4 भारत की मिसाइल आर्किटेक्चर में एक अहम स्थान रखता है। इसकी रेंज भारत को रीजन के स्ट्रेटेजिक डेप्थ में मौजूद टारगेट्स को होल्ड एट रिस्क करने की काबिलियत देता है। वहीं इसका रोड मोबाइल नेचर इसकी सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाता है
मोबाइल मिसाइल को फिक्स्ड इंस्टॉलेशन की तुलना में डिटेक्ट और टारगेट करना ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन भारत का स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्रोग्राम अब सिर्फ रेंज बढ़ाने तक सीमित नहीं है। भारत MIRV कैपेबिलिटी सहित अतिरिक्त सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज का विकास भी कर रहा है और इससे स्ट्रेटेजिक इक्वेशन की तस्वीर बदल जाती है। MIRV का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स। सरल शब्दों में एक मिसाइल कई री एंट्री व्हीकल कैरी कर सकती है जिन्हें अलग अलग टारगेट्स की ओर डायरेक्ट किया जा सकता है। यह टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये किसी भी पोटेंशियल एडवर्सरी के स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को और कॉम्प्लेक्स बना देती है। जब एक मिसाइल मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स डिलीवर कर सकती है तो लिमिटेड नंबर्स में इनकमिंग वॉरहेड्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने चैलेंज काफी बढ़ जाता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक इक्वेशन सिर्फ मिसाइल तक सीमित नहीं है। इसमें शामिल है अर्ली वार्निंग सिस्टम, स्पेस बेस्ड सर्विलेंस, सिक्योर कम्युनिकेशंस, कमांड एंड कंट्रोल, मोबाइल लॉन्चर्स, मिसाइल डिफेंस और सर्वाइवेबल सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। भारत की डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंस और नो फर्स्ट यूज पर आधारित है। इसलिए सर्वाइवेबिलिटी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। डेटरेंस की काबिलियत इस बात पर निर्भर करती है कि एडवर्सरी को भरोसा हो कि इंडिया फर्स्ट स्ट्राइक झेलने के बाद भी रिटेलिएट करने की काबिलियत बनाए रखेगा। इसलिए अग्नि 4 को एक बड़े स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्चर के एक कंपोनेंट के तौर पर देखना होगा। अग्नि 5 लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी देता है, अग्नि 4 लंबी दूरी की काबिलियत देता है। MIRV टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजिक सोफिस्टिकेशन को बढ़ाती है और फ्यूचर सिस्टम्स रेंज, सर्वाइवेबिलिटी, एक्यूरेसी और पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी को और बेहतर कर सकते हैं। स्ट्रेटेजिक डेटरेंस का अल्टीमेट उद्देश्य वॉर को होने से रोकना है। सबसे मजबूत डेटरेंट वो मिसाइल नहीं है जिसे फायर किया जाए, बल्कि वो मिसाइल है जिसके बारे में दुश्मन जानता हो कि अगर भारत उसे सरवाइव कर सकता है, रिलायबली लॉन्च कर सकता है और जरूरत पड़ने पर रिटेलिएट भी कर सकता है। अग्नि 4 का टेस्ट इसी मैसेज को रीइंफोर्स करता है। अग्नि 4 टेस्ट के पीछे मैसेज बिल्कुल स्पष्ट है। भारत सिर्फ मिसाइल्स डेवलप नहीं कर रहा, भारत एक क्रेडिबल और सर्वाइवेबल स्ट्रेटेजिक डेटरेंट तैयार कर रहा है। तुर्की, सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। इस एग्रीमेंट में कलेक्टिव डिफेंस प्रिंसिपल शामिल है, जिसके तहत किसी एक देश पर आर्म्ड अटैक को तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। तुर्की ने इस मैकेनिज्म को नेटो के आर्टिकल 5 के समान बताया है। एग्रीमेंट महत्वपूर्ण है, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या यह एक नए स्ट्रेटेजिक एक्सेस के उभरने का संकेत है और भारत के लिए इसका क्या मतलब है? सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान, 3 देश, 3 अलग अलग स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, लेकिन अब एक इंक्रीजिंगली विजिबल डिफेंस रिलेशनशिप। पहला एलिमेंट है तुर्की और पाकिस्तान के बीच बढ़ता डिफेंस रिलेशनशिप। दोनों देशों ने नेवल सिस्टम्स, अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कोऑपरेशन बढ़ाया है। पाकिस्तान के लिए तुर्की एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक ऑल्टरनेटिव सोर्स भी है। वहीं तुर्की के लिए पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर और मार्केट है। दूसरा एलिमेंट है पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का, जिनके बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस रिलेशनशिप है। पाकिस्तान दशकों से सऊदी अरेबिया को मिलिट्री ट्रेनिंग और पर्सनल सपोर्ट देता रहा है, लेकिन नया एग्रीमेंट इस रिलेशनशिप को एक ज़्यादा फॉर्मल कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में ले जा सकता है। और यहीं भारत इस पिक्चर में आ जाता है। भारत के लिए सऊदी अरेबिया सिर्फ एक गल्फ स्टेट नहीं है, वह रीजन में भारत के सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में से एक है। एनर्जी, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और गल्फ की वाइडर स्टेबिलिटी, इन सभी से भारत के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। तो क्या भारत को नए सऊदी तुर्की पाकिस्तान एग्रीमेंट को
एंटी इंडिया अलायंस के तौर पर देखना चाहिए? मेरा विचार है नहीं, कम से कम अभी नहीं। तुर्की ने खुद कहा है कि यह एग्रीमेंट किसी एक देश के खिलाफ नहीं है और सऊदी अरेबिया का भारत के साथ अपना एक अनोखा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत को इस डेवलपमेंट को इग्नोर कर देना चाहिए। असल मुद्दा यह नहीं है कि कोई फॉर्मल अलायंस उभर कर सामने आया है या नहीं। असल सवाल है समय के साथ यह नेटवर्क कितनी मिलिट्री और पॉलिटिकल कैपेबिलिटीज जनरेट कर सकता है। पाकिस्तान को ग्रेटर स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है, तुर्की को गल्फ और साउथ एशिया में ग्रेटर इन्फ्लुएंस मिलता है, सऊदी अरेबिया को एक एडिशनल मिलिट्री पार्टनरशिप मिलती है, तो तीनों को ग्रेटर लेवरेज हासिल होता है। यही भारत के लिए स्ट्रेटेजिक क्लैरिटी जरूरी हो जाती है। भारत को अलायंस पॉलिटिक्स में जल्दबाजी में नहीं उतरना चाहिए। वैसे भी भारत ऐसा नहीं करेगा। भारत की सबसे बड़ी ताकत है एक साथ कंपीटिंग पावर सेंटर्स के साथ रिलेशनशिप बनाए रखने की क्षमता। भारत यूनाइटेड स्टेट्स के साथ काम कर सकता है और साथ ही रूस के साथ डिफेंस रिलेशन भी बनाए रख सकता है। भारत फ्रांस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को गहरा कर सकता है और साथ ही सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ रिलेशनशिप को एक्सपैंड कर सकता है। भारत इजराइल के साथ टेक्नोलॉजी पर काम कर सकता है और साथ ही वाइडर अरब वर्ल्ड के साथ मजबूत टाइज बनाए रख सकता है और यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी व्यवहार में है। नए पाकिस्तान तुर्की सऊदी इक्वेशन में भारत के लिए सबक ये नहीं है कि एक और अलायंस की ज़रूरत है। सबक यह है कि भारत को ग्रेटर स्ट्रेटेजिक लेवरेज की ज़रूरत है। इसका मतलब है स्ट्रॉन्गर मिलिट्री कैपेबिलिटी, एक स्ट्रॉन्गर डिफेंस इंडस्ट्री और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी, ज़्यादा इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस और अलग अलग क्षेत्रों में गहरी साझेदारियां, क्योंकि 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स में देश अब परमानेंट कैंप्स चुनने से ज़्यादा अपने इंटरेस्ट के आधार पर पार्टनरशिप्स चुन रहे हैं और भारत को भी यही करना होगा। भारत का सिक्योरिटी एनवायरनमेंट हर दिन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। आने वाला दशक तय होगा टेक्नोलॉजी, एयर पावर, स्ट्रेटेजिक डिफेंस, डिफेंस इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और जियोपॉलिटिकल लेवरेज से। इसी के साथ डिफेंस डायनेमिक्स का ये एडिशन यहीं पर समाप्त होता है। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।